अध्याय 201 पाक में पहुंचना। अब कलाकृतियां कहाँ हैं? वह केवल हार मान सकती थी और कार के अंदर बैठे घमंडी ओझा के लिए अन्य व्यवस्था की तलाश कर सकती थी। अपनी असामान्य जिम्मेदारी के बोझ को महसूस करते हुए जब वह अपने फोन पर स्क्रॉल कर रही थी तो उसकी उंगलियां थोड़ी कांपने लगीं। आह, मुझे ऐसा क्यों करना होगा? यह विचार उसके मन में गूंज उठा। हताशा और त्यागपत्र का मिश्रण घर कर गया। अंत में उसे बहुत सारी समीक्षाओं वाला एक अपेक्षाकृत अच्छा दिखने वाला होटल मिला और उसने उसके लिए एक कमरा बुक किया। जहां तक ठहरने की अवधि का सवाल है, उसने इसे रोक दिया और अंदर मौजूद ओझा को इसका फैसला करने दिया। बुरा नहीं है। ओलिवर ने इस दुनिया के औसत होटल को देखा, जो किसी भी सामान्य होटल की तरह ही था। उनकी नज़रों ने इमारत का निरीक्षण किया, साधारण वास्तुकला और सरल लेकिन कार्यात्मक डिजाइन को देखा। यह विलासितापूर्ण नहीं था, लेकिन ये चलेगा। उसने ड्राइवर की ओर देखा और वह थोड़ा सिकुड़ गई। उसकी मुद्रा सहज रूप से बदल गई, मानो वह प्रशंसा या आलोचना की आशा कर रही हो। उन्होंने आगे कहा, अच्छा काम। उसने अपना स्मार्टफोन खोला और उसे पैसे और टिप का भुगतान किया जिसका उसने पहले उल्लेख किया था। बहुत धन्यवाद, महान ओझा। कृपया भविष्य में फिर से मेरी सेवाओं का उपयोग करें। उसकी आवाज़ अब हल्की थी, उदार भुगतान पर उत्साह से भरी हुई थी। भविष्य में काम करने के वादे से उसका जो तनाव था वह दूर हो गया। जब उसने अपने खाते में अच्छी टिप देखी तो वह उत्साह से झुक गई और जाने से पहले उसे तुरंत होटल के अंदर रिसेप्शन तक ले गई। उसके कदम तेज थे, लगभग उछल कूद कर, क्योंकि वह ये सुनिश्चित करने के बाद बाहर निकलने की जल्दी में थी कि सब कुछ क्रम में है। उसकी पहले की घबराहट दूर हो गई, उसकी जगह इतने प्रतिष्ठित ग्राहक की सेवा करने का रोमांच आ गया। अंदर का स्टाफ भी बेहद सम्मानजनक था, या तो गार्ड या ड्राइवर ने पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी। उनकी उपस्थिति देखकर उनकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। वे मिस्टिक पर्च कबीले के प्रतीक को पहचानते हुए आपस में कानाफूसी करने लगे। वह सभी औपचारिकताएं छोड़कर सीधे अपने कमरे में चले गए। जैसे ही वह मंद रोशनी वाले गलियारे से नीचे जाने लगा, उसके पीछे की दबी हुई आवाजें फीकी पड़ गईं। उसका ध्यान पहले से ही अधिक महत्वपूर्ण मामलों पर केंद्रित हो गया। अपने कमरे में पहुंचकर सबसे पहला काम जो उसने किया वह किसी भी असामान्यता या रिकॉर्डिंग उपकरण के लिए स्कैन करना था। जैसे ही उसने आसपास का निरीक्षण किया, उसकी आंखें हल्की चमकने लगीं। किसी भी अवांछित आश्चर्य का पता लगाने के लिए उसकी इंद्रियां तेज हो गईं। कमरे का हर कोना अलौकिकता की सीमा तक स्पष्टता के साथ दिखाई देने लगा। उसकी तीव्र इंद्रियों ने सुनिश्चित किया कि कोई छिपा हुआ खतरा न हो। हालांकि उसे यकीन था कि वे हिम्मत नहीं करेंगे, फिर भी उसने सावधान रहना पसंद किया क्योंकि अब वह कबीले से बाहर है। वह अभी भी अपवित्र सूर्य संप्रदाय से सावधान था। उस समय उसे उस विधर्मी महिला की याद आ गई थी, और हालांकि उसने उसकी मानसिकता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, फिर भी वह लापरवाह नहीं हो सकता था। उसके मन में बेचैनी की एक झलक उभरी, जिसने उसे याद दिलाया कि टूटे हुए दिमाग भी जवाबी हमला करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। उनकी मुठभेड़ की यादें उसके दिमाग में घूम गईं। उसे याद दिलाया कि ढीले छोर हमेशा उसे परेशान करने के लिए वापस आ सकते हैं। विधर्मी संप्रदायों के अनगिनत भयावह तरीकों से वे उसके और उसकी पहचान के बारे में कुछ जानकारी निकाल सकते हैं। अभी विधर्मी संप्रदाय, या जो कुछ बचा था, वह डर के मारे छिपा हुआ था और प्रमुख कुलों के क्रोध को झेलने के डर से आने वाले वर्षों में सार्वजनिक रूप से दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन डर हमेशा हताश लोगों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था, और हताशा ने दुश्मनों को अप्रत्याशित बना दिया। लेकिन विनाशकारी जानवर का अंडा अभी भी उसके पास था, और उन विधर्मियों के जीवन को दुनिया की दूसरी तरफ उनके पीछे राक्षसों द्वारा नियंत्रित किया गया था। हो सकता है कि वे उन्हें अंडे की खोज जारी रखने के लिए बाध्य करें। इसलिए उसे हर समय सावधान रहना पड़ता था। ये सुनिश्चित करने के बाद कि सब कुछ सुरक्षित है, उन्होंने शहर की एक छोटी सी खोज शुरू करने का फैसला किया, खासकर जहां कलाकृतियों के होने का संदेह था। ये शहर वास्तव में वैसा ही है जैसा यह मेरी मूल दुनिया में था। उसकी आवाज में एक उदासी थी, उस जीवन की एक धुंधली सी याद थी जो अब बहुत दूर लग रही थी।
ऊंची इमारतों और फिर रिहायशी इलाके को घूरते हुए ओलिवर के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। हर चीज ने उसे अतीत की याद दिला दी। उसने अपना सिर हिलाया और उसकी आंखें तेज हो गईं। जैसे ही उसका ध्यान वर्तमान की ओर लौटा, पुरानी यादें विलीन हो गईं। उसका मन एक बार फिर अपने सामने मौजूद मिशन पर केंद्रित हो गया। वह आवासीय क्षेत्र के उत्तर में स्थित केंद्रीय खेल के मैदान की ओर जा रहे लोगों की भीड़ के बीच से आसानी से गुजर गया। अपनी गति के कारण उसे खेल के मैदान तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा। वास्तव में यह एक प्रकार का बहुत बड़ा पार्क था। उसने देखा कि कुछ लोग टहल रहे हैं या बस बैठे हुए हैं और बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं। हवा हंसी और बातचीत से भर गई, लेकिन इनमें से कोई भी ओलिवर के दिमाग में दर्ज नहीं हुआ क्योंकि वह अपने परिवेश पर केंद्रित था। वह पार्क में घूमता रहा और उसके लबादे की आड़ में कोई भी उसके बाल या चेहरे को नहीं देख सका, जिससे उसे थोड़ी मदद मिली। और अंधेरे के लबादे के प्रभाव में आम लोगों को उसे पहचानना और भी मुश्किल हो गया। उसे नोटिस करना तो दूर की बात है। ऐसा लग रहा था कि लबादा उसके चारों ओर की रोशनी को अवशोषित कर रहा है, जिससे वह सामान्य पर्यवेक्षक के लिए लगभग अदृश्य हो गया है। इसलिए अपने ऊपर लबादा ओढ़े हुए संदिग्ध दिखने के बावजूद वह अभी भी शांति से निरीक्षण करने में सक्षम था। खेल के मैदान के हर कोने का दौरा करते हुए पार्क के चारों ओर किसी भी चीज में किसी भी असामान्यता को महसूस करने की कोशिश में उसे आधा घंटा लग गया। लेकिन सतर्क और सावधान रहने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं मिला। उसकी इंद्रियों का प्रत्येक प्रयास खाली लौट आया। खेल का मैदान निराशाजनक रूप से सामान्य दिखाई देने लगा। बेशक अगर यह इतना आसान होता तो ये ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन में नहीं होता। ओलिवर को इस परिणाम की पहले से ही उम्मीद थी। वह मुख्य रूप से संगठन में अपनी रैंक निर्धारित करने के लिए जेन्ना के मिशन को पूरा करने के लिए शहर में था। कबीले मिशन के लिए वह इसमें देरी कर सकता था। समय सीमा नजदीक आने में अभी भी काफी समय था। मिशन का बोझ ज्यादा नहीं था, जिससे उसे अपनी गति से शहर का पता लगाने की अनुमति मिल गई। ये पर्याप्त था कि वह काफी समय तक स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। ओलिवर ने सिर हिलाया। जैसे ही असंतोष की परिचित भावना उभरी, उसके होंठ एक पतली रेखा में दब गए। ये वास्तव में कठिन था। एक सामान्य ओझा के लिए। कहानी खत्म। अलविदा।